अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपसे शेयर करनी है वो ये है जी कि जंगबंदी के हवाले से जो पाकिस्तान का रोल है, इस रोल से कुछ ममालिक नाराज़ हैं, अरब ममालिक भी, और एक ताकतवर मुल्क जो है वो भी नाराज़ है। और इस नाराज़गी के बाद ट्रंप की जानिब से एक अहम तरीन स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट में बज़ाहिर ट्रंप इस जंगबंदी का सारा जो सेहरा है वो पाकिस्तान से हटाकर चीन के गले जो है वो डाल रहे हैं। ये मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। फिर जो ईरान पर दोबारा से अटैक्स शुरू हुए हैं और ईरान की जानिब से भी जो अटैक्स हैं, जो जवाब है, रिटेलिएट है, वो किया गया। क्या ये जो जंगबंदी है, क्या जो मुआहदा एक तय हुआ था, क्या अब ये मुआहदा टूट चुका है, और क्या पाकिस्तान में होने जाने वाले जो मुज़ाकरात थे वो अब होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपसे शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान के किरदार से कुछ ममालिक जो हैं वो नाराज़ हैं। मामला क्या है? नंबर 1 तो इसराइल जो है वो पाकिस्तान के किरदार से नाराज़ है, या आप यूँ कहें कि उसे ये एक गुस्सा है कि पाकिस्तान इसमें सालसी का जो रोल है वो प्ले कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा, यूएई के हवाले से इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि वो भी, उसकी भी नाराज़गी की एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान सालसी में काफ़ी ज़्यादा फ्रंट पर है, सबको मना भी रहा है, अमेरिका से भी राब्ते में है, ईरान से भी राब्ते में है, और सऊदीया और ईरान को भी उसने आमने सामने नहीं आने दिया। तो इसराइल जो है वो आप समझ लीजिए, वो तो शुरू से ये चाहता था इवन कि अमेरिका को भी इस जंग में धकेलने में इसराइल का किरदार था। एक खुफिया मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इसराइल, नेतन्याहू और उनकी जो खुफिया एजेंसी है उसके जो आला ऑफिसर्स हैं वो मौजूद थे, और उन्होंने ट्रंप को बाकायदा तौर पर कन्विंस किया और कहा जी कि ये 4 काम हम करेंगे और आप जो है वो हमारा साथ दें ईरान पर हमला करने में। लेकिन खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप को मना किया था कि जो आपको ब्रीफिंग दी जा रही है इनमें 2 चीज़ें, ख़ास तौर पर रिजीम चेंज, और अगर आप समझते हैं कि आप उनकी जो अवाम है उनको आप इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लाकर खड़ा कर देंगे तो ये नामुमकिन है, ये आप ना करें। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप जो हैं वो इस जंग में शामिल हुए और जो अटैक्स थे, मुज़ाकरात के दौरान जो अटैक्स थे वो ईरान पर किए। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो मुल्क जिसने ट्रंप को मनाने के लिए, और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त इसराइल ये भी समझ रहा है कि यही मौका है कि हम ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, अबनाए हरम्स का जो कंट्रोल है वो हासिल करें, और इसके बाद ये जो मौका है इस तरह से नहीं मिलेगा। और इसके बाद किसी भी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उनको मनाने में भी हमें जो है वो बड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो माने भी ना। तो ये वो रीज़न्स हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसने पूरा ज़ोर लगाया, पूरी प्लानिंग की, और उसके बाद अमेरिका को इस जंग में धकेला, तो ज़ाहिर सी बात है जो भी इस सालसी में किरदार अदा करेगा, इस जंग को रुकवाने के लिए किरदार अदा करेगा, तो उससे नाराज़गी क्या, उसके ऊपर जो गुस्सा है वो तो होगा ही होगा। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान बिल्कुल फ्रंट पर है। इवन के शहबाज शरीफ की जानिब से जो ट्वीट की गई, फिर उसके बाद उस ट्वीट पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट की गई, और जो ईरानी हुकाम है उनकी जानिब से भी ट्वीट की गई। अब ये अलहदा मामला है जिसे हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि वो जो ट्वीट थी वो सब कुछ प्लान्ड था, और एक तरह से अमेरिका ने फेस सेविंग लेने के लिए जो है वो शहबाज शरीफ का जो इस्तेमाल है वो किया, और शहबाज शरीफ ने भी इसलिए जो है वो फेस सेविंग दे दी कि चलें ठीक है, जंग तो रुकती है, इस पर भी हम आगे चल कर डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये मामला जो है वो मैं आपको समझाता चलूँ। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से जो इसराइल है वो खासा गुस्से में भी है और नाराज़ भी है कि ये जो रोल है वो पाकिस्तान को प्ले नहीं करना चाहिए। इवन के इसहाक डार ने भी ये स्टेटमेंट दी थी जब मुज़ाकरात चल रहे थे कि इसराइल बार बार ये कोशिशें कर रहा है, बार बार मुज़ाकरात को सबूताज करने की जो कोशिशें हैं वो कर रहा है। और इवन के जंगबंदी मुआहदा होने के बाद जो ईरान के ऊपर अटैक्स हुए, जो मुआहदा था, जो उसकी खिलाफ वर्जी हुई, उसमें भी इसराइल का बड़ा रोल था। और इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू, वो तो क्लियरली ये कहते हैं कि हमारा जब दिल करेगा हम जो अटैक्स हैं वो ईरान के ऊपर करेंगे। तो नंबर 1 तो इसकी जो रीज़न है वो ये है। नंबर 2 यूएई के हवाले से आपको बताता चलूँ। अच्छा, एक बात ना आप ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए, और वो ये कि अगर जंग बंदी होती है और ईरान की 10 की 10 शराइत नहीं, 2-3 शराइत ही मान ली जाती हैं, और ख़ास तौर पर अबनाए हरम्स के मामले के ऊपर ईरान जो है वो किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन, ईरान की जानिब से अबनाए हरम्स का जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल में वो क्यों चाहता है और इस कंट्रोल में वो क्या करेगा, एक 2 चीज़ें जो है वो फैक्ट्स जो है वो ज़रा सुन लीजिए। एक तो ये है कि अबनाए हरम से गुजरने के लिए ईरान ये चाहता है कि जो भी जहाज़ गुजरेगा फ़ी बैरल $1 जो है उसने कीमत मुकर्रर की है कि एक जहाज़ में जितने भी लाखों बैरल हो या हज़ारों बैरल हो, जितने भी बैरल जो है वो हों तेल के, 1 बैरल के
बदले $1 जो है वो ईरान को बतौर टैक्स जो है वो जाएगा। अब एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक मिनिमम भी अगर हिसाब लगाया जाए तो $8.5 अरब जो हैं वो बनते हैं, जो कि ईरान सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स की मद में अपनाए हरम से अर्न कर सकता है। और फिर उसके बाद अगर जंगबंदी होती है तो इस सूरत में क्या होगा कि ईरान जो है इस पर जो सैंक्शंस हैं वो भी ख़त्म होगी और ईरानी जो तेल है उसकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ईरानी तेल को प्रोसेस करने में उतना टाइम नहीं लगता या उतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती, या उनका जो ऑयल है वो ज़्यादा थिक नहीं है, तो इस वजह से उनका जो ऑयल है उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि ईरान इस खित्ते का सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला जो मुल्क है वो बन जाएगा। और आप यूँ कहें कि अगर वो एक वक्त की सुपर पावर अमेरिका को टक्कर देने के बाद उसको हराता है, उसे मजबूर करता है कि वो जंग से पीछे हो जाए, तो इसके बाद इस खित्ते में अगर कोई चौधरी बन के उभरेगा तो वो ईरान उभरेगा। और ये मंजूर नहीं है ख़ास तौर पर UAE को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो एक आलमी सतह पर जो मुल्की क्लैशेज़ हैं वो आ जाते हैं और उनको ये लगता है जी कि अगर ईरान को ख़त्म ना किया गया या उसके जो दांत है वो नहीं तोड़े गए या कंट्रोल हमने हासिल नहीं किया अपनाए हरम्स पर, तो फिर उसके बाद हमारा जो है वो क्या बनेगा, हमारी तरफ दुनिया नहीं देखेगी। और ऑलरेडी इस वक्त जो कबाड़ा हो चुका है, सबसे ज़्यादा अगर इस जंग का कोई लूज़र है तो मैं समझता हूँ वो UAE है। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि UAE का इस टाइम आप देखें कि 35% अपना जो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो टूरिज़म से है। इवन कि उनकी तेल की तनसीबात भी बहुत सारी तबाह हो चुकी हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह दीगर बहुत भी वहाँ पर तबाही जो है वो आई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि उनकी जो इमेज है ना वो बुरी तरीके से टूटी है और अब लोग दुबई को सेफेस्ट कंट्री, UAE को सेफेस्ट कंट्री जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है उनकी पूरी इमेज जो है वो स्टेक पर लगी हुई है। तो ये रीज़न्स हैं जी, एक के जिस को बुनियाद बनाते हुए ये कहा जा रहा है कि UAE को भी पाकिस्तान का जो सालसी का रोल है वो पसंद नहीं आ रहा। और शायद ये भी रीज़न्स हैं जी कि जिसकी वजह से उन्होंने एकदम से पाकिस्तान से कह भी दिया कि जी आप हमारे $4.8 अरब जो हैं वो वापस करें। पहले ख़बरों में तो $2 अरब जो हैं वो चले हैं, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो $4.8 अरब है और ये 3 किस्तों में पाकिस्तान ने देने हैं। जून तक ये किस्तें पूरी करनी है। पहली किस्त मेरे ख्याल से $2 अरब की होगी, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से फिर से $1 अरब होगा और फिर शायद $2.25 अरब होगा और यूं करते हुए जून तक टोटल पाकिस्तान ने $4.8 अरब जो हैं वो वापस करने हैं UAE को। अच्छा, इस वजह से मसला है UAE को। अब यहाँ पर सवाल ये है कि दीगर अरब कंट्रीज़ या ख़ास तौर पर जो सऊदीया है उनको भी क्या इस चीज़ से मसला होगा। ज़ाहिर सी बात है अगर ईरान इस तरह से खित्ते का चौधरी मान को उभरता है तो फिर तो UAE के अलावा सऊदीया को भी जो मसला है वो होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस सारे मामले को बड़ा डिफरेंटली टैकल किया और बड़ा स्मार्टली प्ले किया। एक तो उन्होंने ईरान से ताल्लुकात ख़राब नहीं किए, सऊदीया और ईरान जो है वो आमने सामने नहीं आया और इसमें भी पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुस्बत रोल था। और ज़ाहिर सी बात है ये रोल फिर बहुत सारों को पसंद भी नहीं आना था। अब हुआ ये कि एक इस जंग के बाद बहुत सारे लोग तो दौरान जंग तजिया दे रहे हैं, लेकिन पोस्ट वार जो सिचुएशन है उस पर बहुत कम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। तो इसमें जी अगर ईरान फातेह होता है तो उसके बाद क्या होगा कि खित्ते में जो नए ब्लॉक्स हैं ना वो बनेंगे और ऑलरेडी पाकिस्तान, सऊदीया, ईरान और मिस्र और तुर्की वगैरह जो हैं ये एक साइड पर हैं। तो अगर कुछ नए ब्लॉक्स भी बनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सऊदीया और ईरान और पाकिस्तान जो हैं वो एक साइड पर होंगे और दूसरी तरफ कौन होगा, दूसरी तरफ एक भारत होगा और भारत के साथ अगर UAE होता है या इसराइल होता है। तो ये इस वक्त मेन अगर जो मंजरनामा है पोस्ट वार के बाद वो ये बनकर उभर रहा है। और इसलिए जी सऊदीया को तो हम नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन UAE के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि इस वजह से भी उनकी नाराज़गी है पाकिस्तान से या उन्होंने जो पैसे हैं वो वापस मांगे हैं। तो बहरहाल जी सालसी के रोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी सामने आई जी कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सहूलत दे रहा है, सालसी का रोल प्ले नहीं कर रहा। देखें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ठीक है पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत जो भी कहे, लेकिन जहाँ पर कुछ मुस्बत रोल है तो उसे मेरे ख्याल से हमें ज़रूर अप्रिशिएट इस तरह से करना चाहिए कि पाकिस्तान का रोल है इसमें, सालसी का ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले नहीं किया। और जहाँ तक ट्रंप की जानिब से भी ये मामला सामने आया कि शहबाज शरीफ ने ट्वीट की और फिर उसके बाद ट्रंप ने और फिर उसके बाद ईरान की जानिब से ट्वीट की गई, तो इसमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि ठीक है अगर ट्रंप को फेस सेविंग भी दी
दी गई है, तो इसको भी हम ब्रॉडर टर्म में थोड़ा सा सोचें तो हम ये कह सकते हैं चले एटलीस्ट जंग बंदी का एक मकसद था कि जंग बंद हो जाए, खित्ते को जंग से बचाने के लिए अगर ये काम किया गया, तो इसलिए उस तरफ हमें ज़्यादा सोचने की जो ज़रूरत है वो नहीं है कि ये कहाँ से ट्वीट आया या वहाँ से आया या नहीं ट्वीट आया। लेकिन चले अमेरिका को फेस सेविंग दी, अमेरिका भी यही चाहता था कि फेस सेविंग दे दी जाए, रिक्वेस्ट कर दी गई और उसके बाद दोनों तरफ से जो फेस सेविंग है वो आ गई। बहरहाल अब मसला यहाँ पर आ रहा है कि एक मरतबा फिर से ये जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ था इसे सबूताज करने के लिए ज़ाहिर सी बात है यूएई और इसराइल जो है वो मैदान में उतरे हैं। और उसके बाद क्या हुआ है कि अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ा है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगता है कि वो कहीं से भी जो दबाव है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब उनके ऊपर ईरान का दबाव आ रहा है तो वो जंग बंदी की तरफ जाते हैं, और अब जब इसराइल का दबाव आ रहा है तो अब जी वो ये कहते हैं जी कि लेबनान के ऊपर तो हमने जंग बंदी नहीं की थी और जो अटैक्स वगैरह हैं वो भी किए जा रहे हैं, और कह रहे हैं जी कि हम ईरान के 10 के 10 जो शराइत है उसको मुस्तरद करते हैं। तो ये एक जो प्रेशर है वो इसराइल का भी आ रहा है। जो मैंने आगाज़ में आपको बताया जी कि इसराइल ने कैसे प्रेशराइज़ किया, प्रेजेंटेशंस दी, मजबूर किया, कन्विंस किया कि ट्रंप जो हैं वो ईरान के ऊपर जो अटैक है वो लॉन्च कर दें, और जो खलीजी ममालिक हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है इसमें साथ ही हैं। तो अब जो दोबारा दबाव बढ़ा है, दोबारा दबाव के नतीजे में ये हुआ है जी कि जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है वो हुई, और दोनों तरफ से जो अटैक्स हैं वो अब हो रहे हैं। ईरान की तरफ से भी अटैक्स किए जा रहे हैं। बल्कि यहाँ पर आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि सऊदीया की जानिब से ईरान से रब्ता किया गया और कहा गया है कि उनकी जो बेसिस हैं जहाँ पर सऊदीया में जो मौजूद अमेरिकन बेसिस हैं वो बेसिस अब तबाह हो चुकी हैं, यहाँ से कोई अटैक्स वगैरह नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि अब आप ईरान जो है वो सऊदीया को टारगेट ना करे जैसे कतर ने कहा था, और उसके बाद कतर को भी टारगेट नहीं किया जा रहा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो इसमें सारी सूरत हाल में हुई है। और बहरहाल वापस हम आते हैं जी, तो इस वजह से इस जो मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी है वो हो रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान में आज तो नहीं लेकिन कल जो है, कल और परसों ये 2 दिन हैं, और ख़ासतौर पर कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज शाम तक का कहा गया है कि शायद जो ईरान और अमरीकी हुकाम है वो पाकिस्तान आए। अभी तक इस पर कोई जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने नहीं आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा टाइम भी गुजर जाएगा तो इसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी वो भी मैं अक्सर शेयर करूँगा। लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात हैं इन पर भी सवालिया निशान उठ चुका है कि अब ये मुज़ाकरात क्या हतमी हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसराइल लेबनान के ऊपर जो अटैक्स है वो ख़त्म नहीं कर रहा, और फिर ऊपर से जी मुआहदा किस तरह से होगा किसी एक पेज के ऊपर भी आप नहीं आ रहे। लेकिन खैर जब आप बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जो हल है वो भी निकल आता। हो सकता है कोई जो हल है वो निकल आए, क्योंकि इससे पहले भी तो जंग बंदी का जो मुआहदा है वो हुआ, दोनों तरफ से ये कहा गया जी कि जो सीज़ फायर है वो किया गया, फिर बाद में बेशक उससे यू टर्न लिया गया और कहा गया जी हमने पास किया है और हम मुस्तरद करते हैं, और जो भी मामलात वगैरह हुए, लेकिन एटलीस्ट एक नतीजे पर ज़रूर पहुँचे हैं। तो हो सकता है इन मुज़ाकरात में भी किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ, लेकिन ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इसराइल मुतहरिक है कि ये जो सीज़ फायर है वो ना हो। और इसहाक डार जो हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो ये कंफर्म भी कर चुके हैं, उन्होंने उनकी ये स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इसराइल जो है वो नहीं चाहता कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों। तो सवालिया निशान ज़रूर है इन मुज़ाकरात के ऊपर, लेकिन स्टिल जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक पर भी ईरान की जानिब से रिटेलिएट जो है वो किया जा रहा है, वहाँ पर अटैक्स किए जा रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी के ऊपर यूएई की जो है वो हमला किया गया है। इसके अलावा ईरान में भी बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो मारे गए हैं। और एक और भी खबर आपको देता चलूँ कि जंग बंदी के दौरान जब ये मुआहदा हो गया तो कहते हैं कि 10 मिनट में इतना बड़ा हमला किया गया लेबनान के ऊपर कि इतना बड़ा हमला पूरी इस जंग के दौरान नहीं हुआ। तो वो भी इसी वजह से किया गया ताकि ईरान जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट और वो कहे कि हम लेबनान को, जाहिर सी बात है हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता हम खुद डील कर लें, हम पीछे हो जाएं और आप जो है वो लेबनान के ऊपर जो अटैक्स हैं वो करते रहें। तो ईरान जाहिर सी बात है इस चीज़ के ऊपर भी डटा हुआ है। तो ये जी एक इस हवाले से तमाम तर रीज़न्स हैं। बाकी अगर ट्रंप की बात की जाए कि उन्होंने अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उस स्टेटमेंट के मुताबिक जंग बंदी का जो सेहरा है वो अब बांध रहे हैं चीन के सर, और वो इसलिए जी कि लास्ट मोमेंट पे चीन ने जो एंट्री है वो की थी और ईरान को कन्विंस करने में वो कामयाब हुआ था। तो बहरहाल ट्रंप के हवाले से तो अब ये चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है पूरी दुनिया में कि एक तो वो यू टर्न मास्टर हैं और दूसरा ये कि वो एतमाद के काबिल नहीं है, उनकी किसी भी चीज़ के ऊपर आप एतमाद नहीं कर सकते। उनकी सिर्फ आप 2 मिनट की गुफ्तगू आप उठाकर देख लें तो पहले मिनट जो उन्होंने गुफ्तगू की होगी, नेक्स्ट मिनट उनकी जो गुफ्तगू होगी वो अपनी पहले मिनट की गुफ्तगू से वो मुकर रहे होंगे। तो ये इस वक्त उनकी सूरत हाल है इलेक्शन से पहले और इवन कि अभी भी जो कांग्रेस है वो ये कह रहा है जी कि ट्रंप की जो जहनी हालत है वो दुरुस्त नहीं है। ये मुसलसल जो जंगी
क्राइम का जो है वो मुर्तकिब हो रहे हैं और ये फिर मान भी नहीं रहे किसी लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को, चीज़ों को, और अटैक्स जो है वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुआवजे और उनको हटाने के लिए भी इस वक्त एक संजीदा जो सोच है ना वो पैदा हो चुकी है। और कोशिश ये है जी कि अगर नंबर गेम मुकम्मल होती है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको बतौर सदर भी हटाया जाए। अगर वो ये जंग बंद नहीं करते तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक अच्छा खासा जो प्रेशर है वो मौजूद है। तो बहरहाल जी, इसलिए ट्रंप के ऊपर वैसे भी कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए मेन जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि जो जंगबंदी है वो किसी तरीके से हो जाए। और अभी जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अभी उसमें ज़ाहिर सी बात है 8-10 घंटे हैं जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहरहाल देखें उसमें क्या जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं जी वो होती हैं। तो ये जी अब तक की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी इस हवाले से। मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करता रहूँगा जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।